हेलो गाइस, आज चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और मेरी बात ध्यान से समझो। चैप्टर नंबर 4 आप लोगों को तभी समझ में आएगा जब आप लोग चैप्टर नंबर 5 पहले कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। राज्यसभा की रचना और शक्तियों का मूल्यांकन कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, मगर इस क्वेश्चन का जो आंसर है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम के अंदर 6 मार्क्स का आने का होता है क्वेश्चन, मगर इसके जो आंसर है उसके अंदर 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 4, 5 मार्क्स तक के पॉइंट्स इतने निकल जाते हैं कि वहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसके आंसर में जो भी 1 और 2 मार्क्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते होंगे मैं आप लोगों को बताता चला जाऊंगा। तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। राज्यसभा की रचना और शक्तियों का मूल्यांकन कीजिए। जरा नीचे देखिए, मैंने राज्यसभा लिखा हुआ है। राज्यसभा को हम दूसरा सदन भी बोलते हैं, इसको प्लीज याद रखना। उच्च सदन भी बोलते हैं और स्थायी सदन भी बोलते हैं। प्लीज याद रखना कि राज्यसभा को इन तीनों नामों से भी बुलाया जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब आंसर की बात करते हैं। आइए आंसर में बढ़ते हैं बात। राज्यसभा की रचना, इसका पहला पॉइंट, प्लीज ध्यान से समझना मेरी बातों को कि मैं क्या कहना चाहता हूं। पहले हम राज्यसभा की रचना पढ़ रहे हैं कि राज्यसभा की रचना किस तरीके की होती है। ठीक है। पॉइंट नंबर 1, राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 250 सदस्य। यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो 250, अधिक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। इस समय राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य। वो किस तरीके से हैं? 233 प्लस 12 मनोनीत सदस्य। ध्यान समझना मेरी बात को। 233 सदस्य तो वो जो निर्वाचित होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, प्लस 12 जो ये 12 सदस्य हैं, ये कला, खेल कूद, संस्कृति में माहिर होते हैं जिनको मनोनीत किया जाता है। तो ये सारे के सारे मिलकर कितने बन गए? 245 सदस्य। और राज्यसभा में टोटल अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 250। प्लीज ये पॉइंट याद रखना। तो आगे बढ़ते हैं। कट कर लूं मैं इसे। पॉइंट नंबर 2, ये स्थायी सदन है। सही बात है, स्थायी सदन है। मैंने कहा था ना, पीछे बताया था कि राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहते हैं। ये स्थायी सदन है, इसकी अवधि 6 वर्ष की होती है। लोकसभा की अवधि 5 साल होती है, मगर राज्यसभा की अवधि 6 वर्ष की होती है, जिसमें 1/3 व्यक्ति प्रत्येक 2 वर्ष पर निकाले तथा डाले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। याद रखना कि 2 साल के बाद राज्यसभा के अंदर 1/3 व्यक्तियों को एंटर किया जाता है और 1/3 व्यक्तियों को निकाला जाता है। इससे क्या होता है कि वो सीटें फुल रहती हैं, इसलिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ये रचना का दूसरा पॉइंट था। रचना का पॉइंट नंबर 3, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो तथा 30 वर्ष की आयु का हो, यानी कि मैं बन सकता हूं, ठीक है, तथा 30 वर्ष की आयु का हो और वह सभी योग्यताएं रखता हो जो संसद द्वारा निर्धारित की गई है। संसद ने जो योग्यता निर्धारित की है वो सारी योग्यता वो रखने वाला व्यक्ति हो, तभी वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। अब रचना का पॉइंट नंबर 4, राज्यसभा के सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। बिल्कुल सही बात है। इस सभा का अध्यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स का यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस सभा का अध्यक्ष भारत का उपराष्ट्रपति होता है, यानी कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति का नाम बताओ। तो कमेंट में आप लोग मेरे को बताओ कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है। पॉइंट नंबर 5,
राज्यसभा में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है। अधिकतम 250 सीटें हैं ना राज्यसभा की, लेकिन कोई राज्य बड़े हैं, कोई राज्य छोटे हैं। भारत के कोई राज्य बड़े हैं और कोई छोटे हैं, तो उनमें से जो सदस्य आते हैं वहाँ की जनसंख्या के आधार पर आते हैं, इसलिए समान प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये था रचना, राज्यसभा की ये थी रचना। इसके बाद जो हम पॉइंट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन का दूसरा पड़ाव, वो है शक्तियाँ, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, प्लीज़ ध्यान देना और अच्छे से समझना। तो आइए बात करते हैं राज्यसभा यानी कि दूसरा सदन यानी कि उच्च सदन की शक्तियों और कार्य को बताओ। अगर एग्जामिनर पूछता है आप लोगों से कि शक्तियों का वर्णन करो, तो बात यही है, 6 पॉइंट आएंगे, या कार्य बोले तब भी ये 6 पॉइंट आएंगे। पॉइंट नंबर 1, विधायी शक्तियाँ। यहाँ पे मैं रोकना चाहूँगा और एक बात आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि राज्यसभा की शक्तियों के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर हम 6 पॉइंट के अंदर राज्यसभा की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो शक्ति नाम मात्र की क्यों ना हो, लेकिन सिर्फ राज्यसभा की शक्तियों के बारे में हम फोकस करेंगे। विधायी शक्तियाँ, पहला पॉइंट कह रहा है धन विधेयक को छोड़कर सामान्य विधेयकों को दोनों सदनों में किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, एक विधेयक है वो लोकसभा में भी जा सकता है और राज्यसभा में भी जा सकता है। बस एक ट्विस्ट यहाँ पर है कि कोई विधेयक है जो धन से रिलेटेड है तो वो सबसे पहले लोकसभा में ही जाएगा। ये यहाँ तक पॉइंट इतना बोल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि दोनों सदनों में मतभेद हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर प्रस्ताव को पास या रद्द किया जा सकता है। अभी तक 3 संयुक्त बैठक की गई है। आ जाओ नीचे, जो मैं ये बात समझा रहा था, ठीक है, कि एक विधेयक है जो लोकसभा में भी जा सकता है और राज्यसभा में भी जा सकता है, लेकिन धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो सिर्फ लोकसभा में जाएगा। तो अभी धन विधेयक को भूल जाओ, एक विधेयक के ऊपर आओ कि एक विधेयक है जो लोकसभा में भी जा सकता है और राज्यसभा में जा सकता है। क्या हुआ कि इस विधेयक के ऊपर कुछ वाद विवाद है लोकसभा और राज्यसभा का। तो उस समय क्या होता है, जो राष्ट्रपति हमारे होते हैं दोनों सदनों को एक संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और उस विधेयक पर चर्चा करते हैं और ये फैसला करते हैं कि उसको पास किया जाए या उसको रद्द किया जाए। यानी कि पहले पॉइंट से ये बात क्लियर होती है राज्यसभा की शक्ति के ऊपर कि एक विधेयक राज्यसभा में भी आ सकता है। पॉइंट नंबर 1 ये बता रहा है राज्यसभा की शक्ति के बारे में, ठीक है। मैं एक एक वर्ड आप लोगों को क्लियर कराऊंगा। वीडियो चाहे लंबी हो जाए बच्चों, प्लीज़ बने रहो। अब मैं इसको थोड़ा सा कट कर दूं क्योंकि बहुत सारा चीज़ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 2 पे, वित्तीय शक्तियां। एक्सप्लेन करेंगे। धन विधेयक पर राज्यसभा की भूमिका केवल परामर्श देने की है, यानी कि एक थोड़ी सी शक्ति है। हालांकि जो धन विधेयक है पहले लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में वो पहले वो बिल्कुल नहीं आता। फिर भी राज्यसभा धन विधेयक पर परामर्श दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। जिसे मानना या ना मानना लोकसभा पर निर्भर करता है। कोई बात नहीं, लोकसभा माने या ना माने, मगर राज्यसभा के पास इतनी पावर तो है ना कि वो उसके ऊपर अपना परामर्श यानी कि अपनी एक एडवाइस दे सकता है। तो दूसरे पॉइंट में एडवाइस के बारे में एक जो शक्ति, छोटी सी शक्ति है, उसके बारे में बता रहा है। ध्यान देना, लोकसभा और जब हम राज्यसभा को कंपेयर करते हैं तो जो लोकसभा है ना वो पावरफुल है और राज्यसभा लोकसभा से थोड़ा सा कम पावरफुल
फुल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात क्योंकि लोकसभा के अंदर 545 सीटें हैं और राज्यसभा में आपने देखा अधिकतम 250 सीटें। मगर बहुत से रूल रेगुलेशंस ऐसे हैं जहाँ पर लोकसभा में ज़्यादा पावर्स होती हैं, क्योंकि वहाँ पे जितने भी प्रत्याशी बैठे हुए हैं ना, जनता ने उनको चुनकर वहाँ पर भेजा है, इसलिए लोकसभा स्ट्रांग होता है। तो 2 पॉइंट में हमें राज्यसभा की छोटी छोटी शक्तियों के बारे में मालूम चला। अब हम करते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां। फिर से रिपीट कर रहा हूं, संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां। संविधान के अंदर कुछ संशोधन करना है, एक्सप्लेन करेंगे। ये किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा, राज्यसभा, कोई विधेयक है संशोधन को किसी में भी पेश कर दो, चाहे पहले राज्यसभा में भेज दो या फिर लोकसभा में, या पहले लोकसभा में भेज दो फिर राज्यसभा में आगे, परंतु दोनों सदनों की अनुमति के बाद ही राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। यानी कि संशोधन जब करना है संविधान के अंदर, तो लोकसभा जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट राज्यसभा भी है। तभी ये दोनों डन करेंगे उस विधेयक पर कि पास होना चाहिए, तो वो राष्ट्रपति के पास तभी जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हमें राज्यसभा की थोड़ी पावर मालूम चलती है। अब आइए पॉइंट नंबर 4 पे, पॉइंट नंबर 4, प्रशासनिक शक्तियाँ। कौन सी शक्तियाँ? प्रशासनिक शक्तियाँ। ध्यान से समझना बात को। संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होगा? उत्तरदायी होगा, परंतु मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न राज्यसभा भी पूछ सकती है। यानी कि राज्यसभा की छोटी सी पावर यहाँ पे और निकल कर आई। अब इसको ध्यान से समझना, जो लोकसभा होता है उसमें जो प्रत्याशी बैठे हुए होते हैं वो जनता द्वारा चुन के आते हैं, ठीक है। तो वो संसद के प्रति क्या होते हैं? जवाबदेह होते हैं। उनको जवाब देना पड़ता है कि वो जो भी कार्य कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा है, उससे जनता को क्या फ़ायदा मिल सकता है, तो वो जवाबदेह तो है। मगर यहाँ पे राज्यसभा अपनी एक विशेष भूमिका निभाता है। ये यहाँ के लोग तो अपनी जवाबदेही तो दे ही रहे हैं, मगर राज्यसभा भी इन लोगों से इनके विभाग से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ये राज्यसभा के पास पावर है। यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके पास ये पावर है कि वो लोकसभा में जो बैठे प्रत्याशी हैं, जो चुनकर आए हुए जनता से उनसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं उनके विभाग से रिलेटेड, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 हमें ये बता रहा है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। ध्यान से समझिएगा, वीडियो प्लीज़ लंबी हो रही है मगर मैं क्या करूं, मैं हर पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं। अगर आप लोग ट्यूशन में मेरे साथ होते तो अभी तक मैं 5वें पॉइंट पे नहीं होता, शायद दूसरा या तीसरा पॉइंट ही करा रहा होता। पॉइंट नंबर 5, अन्य शक्तियां। कह रहा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ध्यान से देना, मैंने इसमें कोमा का यूज़ किया हुआ है क्योंकि शॉर्टकट में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं मैंने। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति पर महाभियोग में, महाभियोग का मतलब आपको मालूम होगा, आगे हम पढ़ेंगे महाभियोग क्या होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग में, आपात स्थिति की घोषणा में, ठीक है, तथा अध्यादेश में दोनों सदनों की समान शक्तियां हैं। यानी कि जितना पावरफुल इन सभी कामों में लोकसभा है उतना ही पावरफुल राज्यसभा भी है। तो हम पढ़ भी क्या रहे हैं? हम राज्यसभा की शक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट पॉइंट
फुनल फाइनल, और ये आंसर खत्म हो जाएगा। राज्यसभा की विशेष शक्ति कह रहा है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव। लो जी, राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं, उपराष्ट्रपति जो हैं, अगर वो किसी काम में गलत पाए गए और उनके ऊपर महाभियोग चल रहा है, यानी कि उनको हटाने की प्रक्रिया चलने वाली है, तो उसके लिए एक विधेयक निकाला जाएगा। तो वो जो विधेयक है ना, वो सबसे पहले विधेयक राज्यसभा में ही जाएगा, लोकसभा में बिल्कुल नहीं जाएगा। तो अब पढ़ते हैं, ध्यान से समझना। कह रहा है, पॉइंट को फिर से रिपीट करता हूं, राज्यसभा की विशेष शक्तियां, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही आ सकता है, परंतु ये तभी हटेंगे जब लोकसभा भी सहमत हो। कोई बात नहीं, लोकसभा की पावर भी यहाँ पर थोड़ी सी इंक्लूड हो गई है, मगर ये तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है ना कि अगर उपराष्ट्रपति को यानी कि राज्यसभा के अध्यक्ष को हटाना है और विधेयक निकला है उनके नाम का, तो वो विधेयक सबसे पहले राज्यसभा में जाएगा, ना कि लोकसभा में। ठीक है, तो यहाँ से ये मालूम चलता है हमको राज्यसभा की शक्तियों के बारे में कि वो किस प्रकार से अपनी शक्तियों का उपभोग करता है। बच्चों, इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जो ये 6 पॉइंट हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और रचना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, मैं कह रहा हूँ ना 4, 5 या 6 मार्क्स, कहीं से भी कुछ भी इसका क्वेश्चन बनाकर एग्जामिनर आप लोगों से पूछ सकता है। तो आशा करता हूँ मेरी मेहनत आप लोगों को समझ में आई होगी। और अगर बच्चों मेरे नोट्स की लैंग्वेज आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने यार दोस्तों में शेयर करो। डिस्क्रिप्शन में जाओ, हर चैप्टर के आप लोगों को नोट्स मिलेंगे। मेरे नोट्स के जितने भी क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, अगर सिर्फ उतना ही आप लोग कर लेते हो ना, तो आप लोगों को दूसरे क्वेश्चंस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।